I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. आज का ये वीडियो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर बेस है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर में इसका एकदम बेसिक नॉलेज है ये, जिसके अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप कब होता है, क्यों किया जाता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, और इसका मेन मोटिव क्या क्या होता है और कैसे हम लोग इसको डील करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चंस के अंदर में तुमको देखना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक री और एक कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है बनाना और री मतलब होता है फिर से बनाना। और हम लोग किस चीज को बना रहे हैं, दैट इज पार्टनरशिप को। मतलब कोई भी एग्रीमेंट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का डिफिनेशन, एनी चेंज इन द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कोई भी चेंजेस हो रहा है, एनी चेंजेस इन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप is known as रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है, 1 मार्क्स के लिए आएगा और ये डिफिनेशन इनफ है। क्लियर? किसी भी टाइप का रिकंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी चेंजेस आता है पार्टनर्स के बीच में, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, फॉर्म या बिजनेस जो भी हो। क्लियर? अब कब कब जो है रिकंस्ट्रक्शन हैपन होता है, कब कब जो है रिकंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ता है, जब कभी भी, है ना, इन द फॉलोइंग केसेस रिकंस्ट्रक्शन हैपन, इन सब केसेस में रिकंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ता है। ये 4 केस ऐसे हैं जिस टाइम में हमको रिकंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ता है। द फर्स्ट इज व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उस टाइम में हमको रिकंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा। क्लियर? या फिर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, या फिर कोई नया पार्टनर अगर एडमिशन ले रहा है बिजनेस के अंदर में, उस टाइम में हमको रिकंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा। या फिर तुम बोल सकते हो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है तो हमको रिकंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ता है। और फोर्थ नॉट लीस्ट इज डेथ ऑफ एनी पार्टनर। डेथ ऑफ एनी पार्टनर, यू कैन से दैट कि ये कहीं ना कहीं अ टाइप ऑफ रिटायरमेंट ही है, लेकिन रिटायरमेंट एक सोचा समझा कंपनी से निकाला जाता है, लेकिन डेथ क्या होता है, वो दुनिया से रिटायर हो गया, है ना। डेथ का मतलब तो यही हम बोल सकते हैं कि वो दुनिया से क्या हो गया, रिटायर हो गया। रिटायरमेंट मतलब कंपनी से रिटायर हुआ जब उसका एज हो गया या फिर उसको चॉइस नहीं है बिजनेस के अंदर में, तो रिटायर हुआ। और डेथ मतलब वो दुनिया से रिटायर हो गया। तो ये तो हम लोग रिटायरमेंट जो करते हैं वो तो टाइम देख के हम कर सकते हैं कि चलो ईयर के एंडिंग में कर सकते हैं, लेकिन डेथ होना कभी भी पॉसिबल है। तो इन सब ये 4 केसेस में हम लोग का बिजनेस जो है वो रिकंस्ट्रक्शन होता है। जब कभी भी रिकंस्ट्रक्शन होता है, वेन एवर द रिकंस्ट्रक्शन हैपन, द कंपनी हैज टू गो थ्रू द इन द फॉलोइंग सच 6 केसेस। 6 केसेस अभी जो हम तुम लोग को बताएंगे, उन केसेस से होकर बिजनेस को गुजरना पड़ता है। मतलब जब कभी भी रिकंस्ट्रक्शन होगा तो बिजनेस के अंदर में वो 6 चेंजेस आएंगे ही आएंगे। क्लियर? अब हम लोग उस 6 चेंजेस के बारे में लिखेंगे, इसको तब तक तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो इतना। ओके, जब कभी भी रिकंस्ट्रक्शन होता है, द कंपनी और बिजनेस और फॉर्म हैज टू गो थ्रू the following circumstances। तो उन लोगों के अंदर में ये सारी चेंजेस आएंगे। कितने के चेंजेस आएंगे, 1 2 3 4 5 and 6। These 6 changes always happen whenever there is a reconstruction between among the partners। जब भी रिकंस्ट्रक्शन होगा पार्टनरशिप के बीच में, तो ये 6 केसेस में उसको क्या होगा, चेंजेस लाना पड़ेगा। अब 6 केसेस क्या आता है, सबसे पहले बात तो
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among partner will change. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पार्टनर्स के बीच में था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। सपोज करो हम यहां पे तुमको एग्जांपल दे रहे हैं, ए और बी पार्टनर था और ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग जो है 3:2 में करता था। और ये लोग सपोज करो पहले प्रॉफिट जो है 10,000 कमाता था, तो ए जो है वो लेता था 6,000, अब बी जो है वो अर्न करता था 4,000। गॉट इट। अब जो है सिंस ये लोग न्यू पार्टनर को ज्वाइन किया बिजनेस के अंदर में, और अब पार्टनरशिप के अंदर में 3 पार्टनर्स हो गए हैं, ए बी और सी। ए बी सी अगर पार्टनर हो गए हैं और इन लोग के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया है कुछ ऐसा कि 5:3:2 है ना। इन लोगों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 5:3:2। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब अगर प्रॉफिट जो है 10,000 होगा तो वो 10,000 को ये तीनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ए बी और सी। ए जो है उसमें से 5,000 लेगा, बी जो है उसमें से 3,000 लेगा और सी जो है उसमें से 2,000 लेगा। तो किसी न्यू पार्टनर के आने की वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है और ओल्ड पार्टनर्स को उस पहले प्रॉफिट के मुकाबले अब जो है कम हिस्सा मिलता है। देखो पहले ए को जो है 6,000 मिल रहा था, जबकि अब जो है ए को कितना मिल रहा है, सिर्फ 5,000। क्लियर। तो ऐसे केसेस में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जब कोई भी न्यू पार्टनर आएगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब कभी भी न्यू पार्टनर आता है तो क्या होता है कि कोई एक बिजनेस जो कि आज से 5 साल पहले मतलब 2015 से स्टार्ट है और एक बिजनेस जो है 2020 में स्टार्ट हुआ है, अगर तुमसे बोला जाए कि कौन से बिजनेस का सेल ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली योर आंसर विल बी 2015। क्यों? क्योंकि ये बहुत दिनों से बिजनेस रन कर रहा है और कोई एक नया बिजनेस आज स्टार्ट हुआ तो उसका प्रॉफिट उतना नहीं होगा जितना कि प्रॉफिट 2015 वाला का होगा। तो और दोनों दुकानें अगल बगल भी हैं तो भी इसका सेल ज्यादा होगा और इसका सेल कम होगा। क्यों? क्योंकि ये मार्केट में गुडविल बना कर रखा है। तो सिंस ए और बी जो है 2015 से बिजनेस चला रहा था और सी जो नया पार्टनर आ रहा है वो 2020 में आ रहा है, तो ए और बी चाहेगा कि हम लोग जो इतना 5 साल में हम लोग जो रन किए हैं बिजनेस, इसके वजह से जो मार्केट में हम लोगों ने गुडविल क्रिएट किया है उस गुडविल का पैसा उन लोगों को मिलना चाहिए। फॉर दैट रीजन वो लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करता है और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर में वो लोग नॉर्मली तुम्हारे सिलेबस में 3 मेथड है। एक एवरेज मेथड है, एक है कैपिटलाइजेशन मेथड, और एक है तुम्हारा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये तुम्हारे सिलेबस के अंदर में है। तो जब आएगा इसके ऊपर में पूरा एक चैप्टर है तो सर हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। थर्ड केस, जो ये गुडविल का वैल्यू आया तो जो सी है ये पूरा का पूरा बिजनेस तो खरीद नहीं रहा है, वो तो उसमें से 2/10 हिस्सा ले रहा है। तो वो जो गुडविल का पैसा भी लाएगा वो अपने हिस्से के बराबर लाएगा। दैट इज नोन एज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इसको बोला जाता है ना। इसके ऊपर भी एक पूरा क्लास मिलेगा तुम लोग को। बस ये समझो कि ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर में जो ओल्ड पार्टनर है वो लोग को गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर लाकर देता है इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गॉट इट। तो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या करता है, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो प्रॉफिट को क्या करता है, लेता है। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज revaluation of assets and reassessment of liability। तो revaluation and reassessment of assets and liability whatsoever। तो अब जो है जो
ए और बी पार्टनर था वो लोग तो करीब 2015 से बिजनेस चला रहा है, और वो लोग 2015 में बिल्डिंग परचेज किया था करीब करीब सपोज कर लो 1 लाख में, है ना। कौन परचेज किया था? ए और बी। और आज है 2020 और 2020 में इस बिल्डिंग का दाम हो गया है लेट सपोज 3 लाख। क्लियर? 3 लाख हो गया है। तो अब जो है 1 लाख से बढ़ के प्राइस कितना हो गया है? 3 लाख। तो यहां पे देखा जाए तो बिल्डिंग 2015 में खरीदने की वजह से ए और बी को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है। मतलब कि ओल्ड पार्टनर जो है इस प्रॉफिट का हिस्सा नए पार्टनर के आने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट आया, कितना का प्रॉफिट आया है? 2 लाख का। ये जो है 2 लाख ओल्ड पार्टनर मतलब ए और बी 3:2 के रेशियो में क्या कर लेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। इसको हम बोल सकते हैं कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब से हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को PSR यूज करेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेगा? यूज कर लेगा, बांट लेगा। कौन? ओल्ड पार्टनर। मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आता है MCQs में या फिर SCQ में, द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द, तो आंसर विल बी ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर या सेक्रीफाइस पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर? अब 4th पॉइंट आता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और सरप्लस तुम बोल सकते हो। ये क्या चीज है? जैसे क्या होता था, पहले प्रॉफिट होता था तो पार्टनर सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे, कुछ प्रॉफिट जो है अपने पास रख लेते थे और उस प्रॉफिट को इकट्ठा करके रिजर्व में रखते जा रहे थे। ठीक है? मतलब एक सपोज कर लो कि उनके पास पिगी बैंक था, उसके अंदर में सारा प्रॉफिट रखते जा रहे थे। जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता था उसको साइड में ट्रांसफर टू रिजर्व करके रखे जाते थे। लेकिन जैसे ही न्यू पार्टनर आया बिजनेस के अंदर में, है ना, न्यू पार्टनर के आने से पहले ही वो लोग क्या कर लेगा? उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। किसके बीच में? आपस में। मतलब जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है या सरप्लस है, दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर जो है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर लेगा? उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। एंड लास्ट वन इज कैपिटल एडजस्टमेंट। ये क्या होता है? कैपिटल एडजस्टमेंट मतलब होता है कि चूंकि बिजनेस कंटिन्यूअस चल रहा था 2015 से, और 2015 से लेकर 2020 तक ये लोग बिजनेस चला रहा था। कभी प्रॉफिट हुआ, कभी ड्राइंग कर लिया, ऐसे कर करके प्रॉफिट में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। और जब बिजनेस 2020 में आया तो ए और बी जो है पार्टनर शेयरिंग में, ए का जो है 2 लाख बिजनेस में प्रॉफिट पैसा लगा हुआ था और बी का जो है 1,50,000 लगा हुआ था। क्लियर? जैसे तैसे लगा हुआ था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। जो सी आया, जो सी न्यू पार्टनर आ रहा है, उससे हम लोग बोले कि एक काम करो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग के बीच में A:B:C के बीच में क्या है? इसका तो 2/5 है, 2/10 है, मतलब 5:3:2 है। तो हम इसको बोले कि सी को कि तुम ना 2 लाख रुपया बिजनेस में लगा कर रखो। तुम बिजनेस में कैपिटल कितना लगाओ? 2 लाख रुपया लगाओ। तो ऑब्वियसली है, तो सी बोलेगा ठीक है भैया, हम तो 2 के लिए 2 लाख रुपया लगा दे रहे हैं, तो आपका भी बिजनेस में कैपिटल 3 के लिए 3 लाख होना चाहिए और ए का भी कैपिटल 5 के लिए 5 लाख होना चाहिए। सिंपल सा बात है, सिंपल सा कैलकुलेशन है कि हम दो रेशियो लेने के लिए 2 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप 3 के लिए 3 लाख लगाइए और 5 के लिए हम 5 लाख लगाइए। अब देखो ए जो है 2 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा था और उसको लगाना है अब 5 लाख रुपया, तो कहीं ना कहीं वो जो है और बिजनेस के अंदर में 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट करेगा। और बी जो है वो ऑलरेडी 1.5 लाख लगा कर रखा है और 1.5 लाख लगाना पड़ेगा, तभी और जाके 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा तब जाके, मतलब ए को भी पैसा लेके आना पड़ेगा और बी को भी पैसा लेके आना पड़ेगा ड्यू टू कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये सम जब हम लोग करेंगे एक एक करके उसमें सॉल्व हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप कब कब होता है और किन किन केसों में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का जरूरत पड़ता है। तो इतना के लिए तुम लोग इसका कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टिल दैट, इतना के लिए थैंक यू।